नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जगह का इतिहास और जगह का नाम है रणथंभौर। एक जगह है जिसका नाम है रणथंभौर और रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे। और रणथंभौर में जिस वंश ने शासन किया है उस वंश का नाम है चौहान वंश। रणथंभौर में चौहान वंश ने शासन किया है। ये रणथंभौर में जो चौहान वंश ने शासन किया है, इस रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना हुई 1194 में। और 1194 में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज ने की। 1194 में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज ने की। तो गोविंद राज को रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं। गोविंद राज को रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। मूल पुरुष या क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर का इतिहास। और रणथंभौर का दोस्तों ये जगह है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में पड़ता है। और रणथंभौर में चौहान वंश का रणथंभौर में चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रणथंभौर में चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं दोस्तों हमीर देव चौहान। कौन रहे हैं? हमीर देव चौहान यहाँ के सबसे फेमस शासक हैं। उनके नाम है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान की दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। और जब भी जानकारी मिलेगी, ये जानकारी मिलेगी ग्रंथों से। हमीर देव चौहान की क्या मिलेगी? जानकारी। और जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है दोस्तों ग्रंथों से। एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है दोस्तों हमीर महाकाव्य। ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं, लेखक का नाम है नैन चंद सूरी। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक हैं नैन चंद सूरी। एक जानकारी मिलती है जिसका नाम है हमीर हट ग्रंथ से। हमीर हट ग्रंथ से, जिसके लेखक हैं चंद्रशेखर। लेखक कौन है? चंद्रशेखर। और जानकारी मिलती है, एक ग्रंथ और भी है जिसका नाम है सुरजन चरित्र। एक ग्रंथ और भी जानकारी देता है और नाम है उसके सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रशेखर। एक ग्रंथ और भी है जो हमीर देव चौहान की जानकारी देता है और ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। ये तो नैनचंद सूर्य जिसकी जानकारी देंगे, पर एक ग्रंथ है हमीर रासो। और हमीर रासो जो ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं वो हैं सारंगधर। एक ग्रंथ और भी है, उसका भी नाम है हमीर रासो। और ये जो हमीर रासो जो ये ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं वो है जोधराज। देखिए साथियों, दो ग्रंथ हैं। एक तो हमीर रासो, ये जो हमीर रासो है ये 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और अगला जो हमीर रासो है जिसके लेखक जोधराज हैं, ये 18वीं शताब्दी के शासक 18वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। देखिए, इन ग्रंथों से हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। ये जो हमीर देव चौहान है, प्यारे साथियों, हमीर देव चौहान के पिताजी के नाम, इनके पिता के नाम है जैत्र सिंह। हमीर देव चौहान के पिताजी के नाम है जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने रणथंभौर दुर्ग में लगातार 32 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में लगातार 32 वर्षों तक शासन किया। जब इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया, तब इनके ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया। तो इनके मरने के बाद इनके बेटे हमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में उन 32 वर्षों की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ये जो 32 खंभों की छतरी है, ये रणथंभौर दुर्ग में करवाया।
और 32 खंभों की छतरी के बीच में, इसके बीचों बीच में भूरे रंग का शिवलिंग लगा हुआ है। इसके बीच में क्या लगा हुआ है? भूरे रंग का शिवलिंग लगा हुआ है। यहाँ पर इस रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान ने एक यज्ञ करवाया, यज्ञ। और दोस्तों यज्ञ का नाम है कोटीय जन यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया? कोटीय जन यज्ञ। और कोटीय जन जो ये यज्ञ कराया, इस यज्ञ के जो पंडित हैं, और पंडित का नाम है दोस्तों विश्व रूप। पंडित के क्या नाम है? विश्व रूप। प्यारे साथियों, अमीर के दरबार में एक कवि भी रहते थे, कवि। और इनके दरबारी कवि का नाम है विजयादित्य। हमीर देव चौहान के दरबारी कवि का नाम है विजयादित्य। और हमीर देव चौहान की जो दोस्तों रानी है, इनकी रानी के नाम है रंग देवी। रानी का नाम रंग देवी। और इनकी जो पुत्री है, और पुत्री का नाम है दोस्तों देवल देव। रानी का नाम रंग देवी और पुत्री का नाम देवल देव। यहाँ पर दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान ने पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। देखिए, हमीर देव चौहान के पिताजी के नाम है जैत सिंह। और जैत सिंह ने रणथंभौर दुर्ग में लगातार 32 वर्षों तक शासन किया। जब उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया तो इनके ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया, किसी ने आक्रमण नहीं किया। इनके मरने के बाद इनके पुत्र हमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी के निर्माण करवाए। इस 32 खंभों की छतरी के बीचों बीच में एक शिवलिंग लगा हुआ है, भूरे रंग का शिवलिंग लगा हुआ है, जिस पर हमीर ने एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ का नाम है दोस्तों कोटीय जन यज्ञ। इस यज्ञ के पंडित थे विश्वरूप। और हमीर के दरबार में एक कवि भी रहता था, और कवि का नाम है विजयादित्य। हमीर देव चौहान की रानी का नाम है रंग देवी और पुत्री का नाम है देवल देव। यहाँ पर हमीर देव चौहान ने पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। प्यारे साथियों, रणथंभौर दुर्ग के जो फेमस शासक है हमीर देव चौहान, उनकी जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है। जबकि हमीर देव चौहान ने खुद ने भी एक ग्रंथ लिखा, और इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है श्रृंगार हार। एग्जाम में आया कि हमीर देव चौहान ने खुद ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो याद रखना है इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंगार हार। हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में 17 बार युद्ध लड़ा, और ये 16 युद्ध में जीते। 17 बार युद्ध लड़ा और 16 युद्ध में जीते, और एक लास्ट युद्ध में ये हारे। प्यारे साथियों, रणथंभौर के फेमस शासक है हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान की जो उपाधि है, इनकी जो नीति है, इनकी नीति है दोस्तों, नीति है दिग्विजय। इनकी नीति है कौन सी? दिग्विजय। और दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना। आसपास के शासकों को, दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर जीतकर उनको अधीनता स्वीकार करवाना। दिग्विजय का क्या मतलब होता है? आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना। ये इतिहास में हमीर देव चौहान हट के लिए फेमस है, हट के लिए, इसलिए इनको हटी राजा भी कहते हैं। हमीर देव चौहान को क्या कहा जाता है? हटी राजा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साथियों, हमीर देव चौहान ये इतिहास में हट के लिए फेमस है। इनके बारे में एक दोहा है, एक सूक्ति है, एक ये दोहा है दोस्तों कि सिंह सवन। हमीर देव चौहान के बारे में एक दोहा है, और दोहा है सिंह सवन। सिंह सवन सतपुरुष बचन। सिंह सवन सतपुरुष बचन। शेर जैसा बेटा सिंह सवन, सतपुरुष बचन, सदा सत्य बोलने वाला। सिंह सवन सतपुरुष बचन, कदलन फलत एक बार। कदलन फलत, कदलन फलत एक बार। सिंह सवन सतपुरुष बचन, कदलन फलत एक बार। तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। चढ़े न
दूजी बार। किसके बारे में है? हमीर देव चौहान के बारे में है। सिंह सबन शेर जैसा बेटा, सतपुरुष बचन सदा सत्य बोलने वाला, कदलन फलतवार, जिस प्रकार केले के पेड़ में अपने जीवन में एक बार फल आता है, जिस प्रकार तिरिया तेल लड़की की शादी में ताउम्र में लड़की की पूरी लाइफ में एक बार तेल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हमीर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दो बार हट नहीं करता। चढ़े न दूजी बार, यानी कि जिस प्रकार लड़की की शादी में अपनी उम्र में सिर्फ एक बार तेल चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर भी किसी चीज को प्राप्त करने की हट भी कितनी बार करता है? एक बार करता है। तो ये उक्ति कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि सिंह सबन सतपुरुष बचन कदलन फरत के बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ना दूजी बार, किससे संबंधित है? तो याद रखना है हमीर देव चौहान से संबंधित है। प्यारे साथियों, रणथंभौर का सबसे फेमस जो शासक है वो है हमीर देव चौहान। देखिए हमारा यहाँ का रणथंभौर का जो सबसे फेमस शासक रहे वो रहे हमीर देव चौहान। और ये जो हमीर देव चौहान है इनके समकालीन बात है। हमीर देव चौहान के समकालीन बात है। दोस्तों समकालीन का मतलब होता है उसी समय में, एक ही समय में। और हमीर देव चौहान के समकालीन बात है दोस्तों दिल्ली की। और हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली के शासक दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी है। दिल्ली के शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी है दोस्तों 1290 से 1296 तक। कब से कब तक? 1290 से 1296। और जलालुद्दीन खिलजी की जो नीति है, इसकी जो पॉलिसी है वो है साम्राज्यवादी। जलालुद्दीन खिलजी की पॉलिसी है साम्राज्यवादी। और साम्राज्यवादी नीति के तहत जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण किया। और ये आक्रमण किया 1291 में। जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण किया 1291 में, और जलालुद्दीन खिलजी हार गया। हारे हुए जलालुद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत दोबारा से आक्रमण किया हमीर देव चौहान के ऊपर। अब की बार आक्रमण किया 1292 में। 1292 में आक्रमण किया। इस बार भी जलालुद्दीन खिलजी हार गया। कितनी बार हार गया? दो बार हार गया। पर हारे हुए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। हारे हुए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 9-10 दुर्गों को, कहा कि ऐसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। 9-10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर, मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। हारे हुए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसका मतलब ये हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी से जीता तो गया नहीं, हार गया। अंगूर खट्टे, फिर कह रहा है क्या समझता हूँ, बाल भी नहीं समझता। ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। देखिए दिल्ली का शासक है दोस्तों जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों एक भतीजा भी है, एक भतीजा। और भतीजा कई जातियों में क्या है, दामाद भी बन जाता है। एक ऐसा धर्म है, उस धर्म में भतीजा क्या बन जाता है, दामाद भी बन जाता है। इनका एक भतीजा है जो इनका दामाद भी लगता है, और उसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा है जो इसका दामाद लगता है, और नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा है दोस्तों जैसे पुरानी पिक्चर का अमरीश पुरी। जैसे पुरानी मूवियों में अमरीश पुरी का जो रोल होता है, सेम ऐसा ही रोल इसका होता है इधर अलाउद्दीन खिलजी का। ऐसे समझें कि अलाउद्दीन खिलजी की शक्ल सूरत सब अमरीश पुरी से मिलती है। उसी जैसे लक्षण है इसके, हत्या, डकैती, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, ये सब गुण हैं इसके अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि यार इस रिश्ते से तो ये इनके चाचा लगते हैं, और इस रिश्ते से ये इनके ससुर लगते हैं। इसने देखा कि यार ये चाचा, ये ससुर, ये बुढ़ापा आ गया है और रिटायर होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया कटार को, और कटार से इनको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी।
और हत्या की एक जगह का नाम है कड़ा, और कड़ा जगह पड़ती है यूपी में। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अब दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठ गए? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली की गद्दी पे है, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रणथंभौर के शासक वही हैं, कौन? हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रणथंभौर के शासक कौन है? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए। हमीर देव चौहान के ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए? आक्रमण किए। आक्रमण क्यों किए? क्योंकि आक्रमण करने के हैं कुछ कारण। आक्रमण क्यों किए? आक्रमण करने के कुछ क्या हैं? कारण। क्या कारण है? एक तो ये कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की कैसी नीति? साम्राज्यवादी नीति। एक तो ये कारण है। दूसरा कौन सा कारण है? कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, यानी कि हमीर ने हमीर ने हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से टैक्स देने से कर देने से कर देने से क्या कर दिया? मना। अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से क्या कर दिया? मना। तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ, और नाराज हुआ तो साहब बंदा क्या करेगा? बंदा आक्रमण करेगा। एक कारण ये भी है आक्रमण करने का, कि क्या है? ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी अपने अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या ससुर, ये चाचा भी लगता है और क्या लगता है? ये ससुर भी लगता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा ससुर कौन? जलालुद्दीन खिलजी की हार का पराजय का बदला लेना चाहता था। हार का पराजय का ये बदला लेना चाहता था। ये बदला लेना चाहता था। हालांकि खुद ने ही चाचा को ससुर को मार दिया, खुद ने ही मार दिया, लेकिन अब की बार क्या लेना चाहता है? ये हार का पराजय का बदला लेना चाहता है। प्यारे साथियों, दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, ये उन दिनों की बात है, और कहते हैं कि बात है मेवाड़ की। कहाँ की बात है? मेवाड़ की, ऐसा लिखा हुआ है। और दोस्तों मेवाड़ में क्या है? मेवाड़ के उन दिनों एक शासक थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के एक पत्नी थी, उनका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। पद्मिनी को देखने के लिए पद्मिनी को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से जाता और मेवाड़ जाता। कहाँ जाता? मेवाड़ जाता। ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है। मेवाड़ जाता तो क्या हुआ साथियों? अब ये मेवाड़ का और दिल्ली का जो रास्ता है, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, ये बात है। तो मेवाड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की नीति तो है साम्राज्यवादी, और साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया, और ऐसा भी लिखा हुआ है कि कई लोग की पद्मिनी को देखने के लिए ये जाता था, सही है ना। तो जब मेवाड़ के ऊपर इसने जब आक्रमण किया, तो जाने आने में समय लगता, 2-4 महीने का समय लगता। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी लेके गया और सीधा गाड़ी उठाई और शाम को मोटरसाइकिल से घर, नहीं, हाथी घोड़ों के माध्यम से जाना और हाथी घोड़ों के माध्यम से आना। तो इस जाने में और आने में समय लगता। समय इतना लगता कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी, ये शादीशुदा आदमी है, और इसकी एक पत्नी है, और पत्नी का नाम है चिमना। इनकी पत्नी का नाम है चिमना। चिमना को पता लगा कि यार आजकल अपने चक्कर नहीं काट रहा, ये मेवाड़ के चक्कर काट रहा है। कहाँ के चक्कर काट रहा है? ये मेवाड़ के चक्कर काट रहा है। तो चिमना ने कहा कि तू अब चक्कर काट। चिमना क्या है? ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनके दरबार में एक इनका सेनापति रहता था जिसका नाम था महमूद शाह। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था महमूद शाह, और महमूद शाह ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के इधर दुनिया भर के अभियानों पे चक्कर काट रहा था, तो चिमना चक्कर काटने लग गई। किनके चक्कर काटने लग गई? महमूद शाह के। अलाउद्दीन खिलजी आया 5-6 महीने अभियानों के तहत। जब ये 5-6 महीने बाद आया, तो उसने देखा कि यार चिमना अपन से बात ही नहीं कर रही है। चिमना तो किसके साथ में चैट कर रही है? चिमना महमूद शाह के साथ में चैट कर रही है, चिमना महमूद शाह से बात कर रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बातों का पता लगाया गुप्तचरों के माध्यम से। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद में चिमना को बुलाया, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को बुलाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह से कहा कि यार तू ये बता पहले तुझे क्या चाहिए। महमूद शाह ने कहा कि मुझे तो चिमना चाहिए।
अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह से कहा कि यार चिमना नहीं मिल सकती, मेरे दरबार में मेरे आसपास चिमना से भी सुंदर बहुत सारी और भी हैं, तो किसी के सिर पे हाथ रख दे, मैं तेरा उसी से विवाह करवा दूंगा, लेकिन तू चिमना के दिल से निकल जा। अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को प्रपोजल दिया कि चिमना से तो कुछ नहीं हो सकता, तो आसपास उससे भी सुंदर है, तो किसी के ऊपर किसी के सर पे हाथ रख दे, मैं तेरा उसी के साथ में विवाह करवा दूंगा, लेकिन चिमना के दिल से निकल जा। महमूद शाह बड़ा दीवाना आदमी था। महमूद शाह ने कहा कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करता, तौहीन ए मोहब्बत नहीं करता, और मुझको ये नजराना पेश ना करो साहब, मैं चिमना को छोड़कर और किसी पे नहीं मरता। अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि चिमना को छोड़कर और किसी पे नहीं मरता, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बेटे और किसी पे नहीं मरता, लेकिन तलवार से तो मरता, तलवार से तो मरता। इधर महमूद शाह को पता चल गया कि यार सल्टाने वाला है, हत्या करने वाला है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तुरंत महमूद शाह ने चिमना को बैठाया गाड़ी पे, मतलब उस जमाने में घोड़े चलते थे, बैठाया घोड़े पे, और घोड़ा उस जमाने की ऐसे मानो जैसे अपाची गाड़ी, क्योंकि आज तभी अपाची पे घोड़े का स्टिकर आता है, तो सीधा बैठाया अपनी अपाची पे और किक लगाई और सीधे ले आया रणथंभौर। और रणथंभौर के इस दौरान शासक है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के पास में आ गए, हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया। अब दोस्तों अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि यार चिमना दरबार में नहीं है, चिमना गायब है, महमूद शाह ये भी फरार है। अलाउद्दीन खिलजी ने आसपास इधर उधर पर्चे वर्चे छपवाए, पता चला कि ये दोनों यहाँ से गए हैं, और ये दोनों ने जाके शरण ली है, दोनों जाके रुके हैं, रणथंभौर में जाके ठहरे हुए हैं यहाँ। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा टेलीफोन किया रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान को। टेलीफोन करने से मतलब है कि उस जमाने में जो भी पत्र व्यवहार, जो भी संदेश, जो भी मैसेज चलते होंगे, वो मैसेज किया होगा। सीधा टेलीफोन किया हमीरदेव चौहान को कि यार मेरी पत्नी और उसका XYZ जो भी ये है आया हुआ है, इसको लौटा। अमीरदेव चौहान ने कहा कि भाई हम क्षत्रिय हैं और शरण में आए हुए व्यक्ति को लौटाते नहीं है, शरण में आए हुए व्यक्ति को लौटाते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही, ये महमूद शाह मंगोल का रहने वाला था, मंगोल विद्रोही मंगोल विद्रोही महमूद शाह को मंगोल विद्रोही महमूद शाह को मंगोल विद्रोही महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही महमूद शाह को अमीर ने शरण दे रखी थी। अमीर ने शरण दे रखी थी अमीर ने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी, और लौटाने से मना कर दिया। और क्या हुआ? और लौटाने से मना कर दिया। लौटाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब लौटाने से मना कर दिया तो दिमाग खराब हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। किसके खिलाफ दिमाग खराब हुआ? हमीरदेव चौहान के, क्योंकि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के XYZ महमूद शाह को शरण दे रखी थी, और लौटाने से क्या कर दिया? मना। तो हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी का फिर उसके बाद में होता है दिमाग खराब, और जब दिमाग खराब होगा तो बंदा सीधा आक्रमण करेगा। किसके ऊपर आक्रमण करेगा? हमीरदेव चौहान के ऊपर। प्यारे साथियों, दिल्ली का शासक है अभी अलाउद्दीन खिलजी। ये लोग अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए दोनों सेनापतियों को भेजा। एक तो भेजा नुसरत खां को। किसे भेजा? नुसरत खां को। और दूसरा सेनापति भेजा उल्लूग खां को। एक तो नुसरत खां को भेजा और दूसरा भेजा किसको? उल्लूग खां को। अच्छा, इनको भेजा कहां आक्रमण करने के लिए? रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। इधर से दोस्तों रणथंभौर का जो शासक है वो है अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान उन दिनों कोटिय जन यज्ञ में बिजी था। ये खुद तो आया नहीं, इसने भी अपने दो सेनापतियों को भेज दिया। इसने इनसे टक्कर लेने के लिए कितने सेनापतियों को भेज दिया? दो सेनापतियों को भेज दिया। अमीर ने भेजा दोस्तों, एक तो भेजा भीम सिंह को। किसे भेजा? भीम सिंह को। और एक सेनापति भेजा, उनके नाम है धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, अमीर ने भी इनको भेज दिया। इधर से अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति आए, नुसरत खां में उलूग खां। अब ये आ गए दोस्तों रणथंभौर के पास।
रणथंभौर के पास क्या व्यवस्था है, रणथंभौर का जो किला है उससे पहले एक छोटा किला और बना हुआ है, उस किले का नाम है झाइन का दुर्ग। क्या नाम है, झाइन का दुर्ग। और ये झाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ गई नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में। इनको रोकने के लिए भी सेना अमीर ने भेजी भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में। बात है 1299। 1299 में झाइन के दुर्ग के सामने के मैदान है, झाइन का मैदान, और झाइन के मैदान में दोनों की सेना आमने सामने। झाइन के मैदान में एक युद्ध हुआ और युद्ध का नाम है झाइन का युद्ध। इस झाइन के युद्ध में दोनों के, अलाउद्दीन खिलजी के और हम्मीर के, दोनों के एक एक सेनापति लड़ते हुए मारे गए। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खान लड़ता हुआ मारा गया और इधर हम्मीर देव चौहान का भीम सिंह लड़ता हुआ मारा गया। दोनों के एक एक सेनापति लड़ते हुए मारे गए। हुआ ये दोस्तों कि इनका नुसरत खान लड़ता हुआ मारा गया, इनका अभी तक कोई मारा नहीं गया। जब इनका कोई मारा नहीं गया, इसका मतलब इन्होंने ये सोच लिया कि हमारी तो विजय हो गई, अपना तो कोई मारा नहीं गया। अब ये विजय का संदेश हमीर को पहुंचाना चाहते हैं। देखो कुछ सेना तो धर्म सिंह के नेतृत्व में है और कुछ सेना भीम सिंह के नेतृत्व में है। भीम सिंह ये चाहता है कि इस जीत का संदेश पहले मैं हमीर तक पहुंचाऊं, धर्म सिंह ये चाहता है कि इस जीत का, इस विजय का संदेश पहले मैं हमीर तक पहुंचाऊं। दोनों अपनी सेना को भगा भगा के रणथंभौर दुर्ग की ओर ले जा रहे हैं। सिचुएशन ये बनती है कि धर्म सिंह की सेना आगे निकल गई, धर्म सिंह की सेना आगे निकल गई तो भीम सिंह की सेना कुछ पीछे रह गई। जब भीम सिंह की सेना जब पीछे रह गई ना, तो इधर से फायदा उठा लिया उलूग खां ने। उलूग खां ने भीम सिंह पर आक्रमण किया और भीम सिंह की क्या कर दी, हत्या। भीम सिंह इस दौरान लड़ता हुआ मारा गया। इसका मतलब दोनों के एक एक सेनापति लड़ते हुए मारे गए। इधर कौन बचा, इधर धर्म सिंह बचा। ये वृतांत सैनिकों ने सब हम्मीर देव चौहान को बताया। ये बताया कि यदि धर्म सिंह भीम सिंह को अपने साथ लगाकर के लेके आता तो ये अकेला नहीं पड़ता और मारा भी नहीं जाता। इसके एवज में धर्म सिंह को हम्मीर देव चौहान ने अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया। इसके एवज में हम्मीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। इधर कौन बचा, उलूग खां। और उलूग खां ने क्या किया कि झाइन के दुर्ग के रक्षक, देखो झाइन के दुर्ग के रक्षक थे उन दोनों गुरुदास सैनी। झाइन के दुर्ग के रक्षक हैं गुरुदास सैनी, और झाइन के दुर्ग के रक्षक गुरुदास सैनिक की उलूग खां ने कर दी हत्या। उलूग खां ने क्या कर दी, हत्या। और सीधा टेलीफोन कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास, सीधा संदेश पहुंचा दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब की बार सेना अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आएगा, कहाँ पे, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। प्यारे साथियों देखो, अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही महमूद शाह को हमीर ने क्या दे रखी थी, शरण, और लौटाने से क्या कर दिया, मना। जब लौटाने से मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी के जब दिमाग खराब हुए तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए दो सेनापतियों को भेजा। किन किन को भेजा, दो सेनापतियों में से एक तो भेजा नुसरत खां और एक भेजा उलूग खां। इनको रोकने के लिए हमीर ने भी अपने कितने सेनापति भेजे, दो। एक तो भेजा भीम सिंह और एक भेजा धर्म सिंह। अच्छा, ये इधर से तो कौन आए, नुसरत खां व उलूग खां, और इधर से भीम सिंह व धर्म सिंह। दोनों की सेना 1299 में झाइन के मैदान में आमने सामने। दोनों की सेना में यहाँ पे एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम है झाइन का युद्ध। झाइन के युद्ध में दोनों के एक एक सेनापति लड़ते हुए मारे गए। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया और हमीर का भीम सिंह मारा गया। इसके एवज में हमीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। इधर कौन बचे, उलूग खां। और उलूग खां ने झाइन के दुर्ग के रक्षक गुरुदास सैनिक की क्या कर दी, हत्या, और सीधा संदेश पहुंचा दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। प्यारे साथियों, अब की बार अलाउद्दीन खिलजी, बात है 1301 की। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। कौन आक्रमण कर रहे हैं, स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। कहां आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, रणथंभौर के किले पर। ये जो रणथंभौर का किला है, ये रणथंभौर का किला 7 पहाड़ियों के बीच में है। कितनी पहाड़ियों के बीच में, 7 पहाड़ियों के बीच में है। अंडाकार आकृति में बना हुआ है।
कैसे बना हुआ है? अंडाकार आकृति में बना हुआ है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि और दुर्ग नंगे हैं। क्या कहा है? कि और दुर्ग नंगे हैं, और दुर्ग नंगे हैं। यह बख्तरबंद दुर्ग है। ये कैसा है? ये बख्तरबंद दुर्ग है, यानी कि इस दुर्ग ने कपड़े पहन रखे हैं, पहाड़ियों हैं चारों तरफ, और दुर्ग नंगे हैं। ये बख्तरबंद दुर्ग है। ऐसे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आ रहे हैं। ऐसे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं जिसमें दिल्ली दरवाजा है, नवलखा पोल है, जिसमें सुपारी महल है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों एक साथ में बने हुए हैं। ऐसे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं जिसमें जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पे शादी का पहला कार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर पद्मनाथ तालाब है, 32 खंभों की छतरी है, अधूरी स्वप्न छतरी है, कुत्ते की छतरी है, बादल महल है, पद्मनाथ तालाब है, हमीर कचहरी है। ऐसे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जिसके अंतर्गत जबरा भबरा अनाज के भंडार है। एग्जाम में आया कि जबरा भबरा क्या है, तो जबरा भबरा अनाज के भंडार हैं। कहाँ पे हैं? रणथंभौर दुर्ग में। ऐसे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया, और साथियों अलाउद्दीन खिलजी आया और अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा रणथंभौर के चारों तरफ घेरा लगा दिया। रणथंभौर के चारों तरफ घेरा लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी को ये रणथंभौर के चारों तरफ घेरा लगाए हुए लगभग 7-8 महीने हो गए। दुर्ग के फाटक नहीं खुले। अच्छा, जैसे ही कोई आक्रमण करने के लिए आता तो शासक क्या करते? सामने वाले सीधा दुर्ग के दरवाजे लगाते और दुर्ग के अंदर। अब दुश्मन दुर्ग के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। दुर्ग के जो दुश्मन चक्कर काट रहा है, उस दुश्मन के सामने एक ही समस्या है कि दुर्ग के अंदर कैसे प्रवेश करें, दुर्ग में कैसे इंटर करें। अब भाई साहब, दुर्ग के अंतर्गत कैसे प्रवेश करेंगे? जब दुर्ग के दरवाजे खुलेंगे। और दुर्ग के दरवाजे कब खुलेंगे? दुर्ग के दरवाजे तब खुलेंगे जब दुर्ग में या तो पेयजल की समस्या आएगी। दुर्ग में किसकी समस्या आएगी? पेयजल की समस्या आएगी। जब प्यासे मरेंगे, पानी खत्म होगा, तो मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ेगा। या दुर्ग के अंतर्गत खाद्यान्न की कमी आए। दुर्ग में किसकी कमी आए? खाद्यान्न की। जब अन्न ही बीत जाएगा तो भूखे मरेंगे, तो मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ेगा। या दुर्ग के अंतर्गत कोई व्यक्ति, कोई अपना व्यक्ति आपके साथ में क्या कर ले? गद्दारी कर ले। कोई तुम्हारे गुप्त मार्ग को बता दे, कोई तुम्हारी सुरंग को बता दे, कोई तुम्हारे साथ में विश्वासघात कर दे, तब दुर्ग के फाटक खुलने के चांस होते। हुआ क्या दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1301 में, और आक्रमण किए हुए लगभग 8 महीने हो गए, लेकिन दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले। दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले। अलाउद्दीन खिलजी की सेना हमीर की रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घिरे हुए। उधर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? वर्षा ऋतु नजदीक होने वाली थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पड़ाव लगाए हुए लगभग 7-8 महीने हो गई। जब 7-8 महीने हो गए तो वर्षा ऋतु भी नजदीक आने वाली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार, वर्षा के दिनों में पहाड़ी पे रुकना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना क्यों उससे पहले वर्षा ऋतु आए, इससे पहले ही अपन हमीर से कोई बात कर लें, हमीर के साथ में समझौता कर लें, हमीर के साथ में कोई संधि कर लें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से संधि करने के लिए प्रस्ताव रखा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से संधि करने का प्रस्ताव रखा, तो हमीर देव चौहान ने संधि करने के लिए, देखो रणथंभौर का अभी जो फेमस शासक है वो तो है कौन? हमीर देव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी से हमीर ने संधि करने के लिए अपने 2 सेनापति, एक सेनापति का नाम है रणमल और दूसरे वाले का नाम है रतिपाल। अमीर ने अपने 2 सेनापति रणमल व रतिपाल को, दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के पड़ाव में भेजा। किसके पड़ाव में भेजा? अलाउद्दीन खिलजी के पड़ाव में भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा साहब, हम तो कोई छोटे मोटे सिपाही मंत्री संतरी हैं, सिपाही हैं, मंत्री संतरी हैं, सेनापति हैं। कि सेनापति फेनापति के चक्कर छोड़ो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सेनापति फेनापति के चक्कर छोड़ो, मेरे पास एक ऐसा स्कीम है कि तुमको रातों रात राजा बना दूंगा, रातों रात राजा बना दूंगा, और लूट के सामान को ले जाऊंगा यहाँ से, अमीर को मार जाऊंगा, और तुमको कल यहाँ का शासक बना के जाऊंगा। कि साहब ऐसा क्या है कि तुम तो इस दुर्ग के अंतर्गत जाने का कोई मुझे रास्ता, कोई तरीका बता दो, उसके बाद में तुम्हारा यहाँ राज तला करके जाऊंगा और कल तुमको यहाँ शासक बना के जाऊंगा। रणमल रतिपाल को इसका मतलब ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल रतिपाल को लालच दे दिया। क्या दे दिया? लालच, कि तुम इस दुर्ग में अंदर जाने का कोई रास्ता बतला दो, तुमको रातों रात यहाँ का राजा बना के जाऊंगा।
तो रनमल व रतिपाल ये दोनों लालच में आ गए और लालच में आकर के इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग बतला दिए। रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग बतला दिए। जैसे ही रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग बतलाए तो गुप्त मार्ग के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी की सेना सीधे प्रवेश कर गई। कौन से दुर्ग में प्रवेश कर गई? रणथंभौर के किले में। इस दौरान रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। प्यारे साथियों, इस दौरान हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया। राजा जब युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा जा रहा है तो दोस्तों कोई ऐसे ही लड़ता हुआ नहीं मारा जा रहा, ले भाई गर्दन काट ले, नहीं। राजा आमने सामने टक्कर लेता, राजा आमने सामने युद्ध लड़ता। राजा जब युद्ध मैदान में लड़ने जाता तो एक पूरा एक अभियान होता, एक 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 ऐसे मानो कि केसरिया किया जाता। सारे लोग केसरिया कलर के ताने बाने पूरी ड्रेस, सारे केसरिया कलर की ड्रेस पहनते। उसके बाद में आमने सामने युद्ध होता। अब इस केसरिया में राजा क्या करता? राजा या तो सामने वाले को मार के आता या राजा खुद मर के आता। राजा सामने वाले को मार करके आ रहा है या राजा खुद मर करके आ रहा है। राजा युद्ध मैदान में जो ये लड़ने के लिए जा रहा है, ये केसरिया कलर के ताने बाने पहनकर जो सैनिक सिपाही जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता दोस्तों केसरिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता? केसरिया कहलाता। इसका मतलब हमीरदेव चौहान यहाँ लड़ता हुआ मारा गया। हमीरदेव चौहान ने यहाँ पर केसरिया किया। और दोस्तों क्या होता? रानियां अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए या तो पानी में कूदती या आग में कूदती, अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए। प्यारे साथियों, ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे सामने पहाड़ी पे पड़ाव लगा रखा है। इधर तो हमीर की सेना है, अंदर तो हमीर है, सामने अलाउद्दीन खिलजी है। रोज आपस में गाली गलौच हो रही है, वो कह रहा है तेरी भैंस की टांग, वो कह रहा है तेरी भैंस की टांग। तो आपस में ये जो हो रहा है ना, तो अब दोस्तों महिलाएं बेचारी अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, जब राजा ही नहीं रहेगा तो क्या करती दोस्तों? जोहर करती। महिलाएं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या करती? जोहर करती। और जहां पे साथियों केसरिया भी हुआ है, जोहर भी हुआ है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? वहां पे साका हुआ है। वहां पे क्या हुआ है? साका। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा गया। हमीरदेव चौहान ने यहाँ पे केसरिया किया और हमीर की रानी, हमीरदेव चौहान की रानी रंग देवी, रानी रंग देवी और पुत्री का नाम है देवल दे। रानी रंग देवी और पुत्री देवल दे, इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। और दोस्तों केसरिया प्लस जोहर बराबर साका। ये रणथंभौर के किले में क्या हुआ? साका। बात है 1301 की। कब की बात है ये? 1301 की। राजस्थान के, ध्यान रहे, राजस्थान के इतिहास का पहला साका कहां पे हुआ? रणथंभौर में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और हमीरदेव चौहान ने क्या किया? केसरिया किया। दोस्तों इस दौरान हमीरदेव चौहान का रणथंभौर के किले पे अधिकार हो गया। हमीरदेव चौहान का रणथंभौर के किले पे जब अधिकार होता है तो अगले दिन शर्त के मुताबिक रनमल व रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी से दुर्ग मांगा कि भाई राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रनमल व रतिपाल को जवाब देते हुए कहा कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति, जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते, तो भविष्य में मैं मेरे प्रति निष्ठावान होने की कैसे आशा कर सकता हूं? इन दोनों की भी हत्या कर दी। जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते, तो भविष्य में मैं मेरे प्रति निष्ठावान होने की कैसे आशा कर सकता हूं? इन दोनों की भी क्या कर दी? हत्या। प्यारे साथियों, अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी को घायल अवस्था में नजर आया महमूद शाह। कौन नजर आया? महमूद शाह। अब घायल अवस्था में, इसका मतलब यह हुआ कि इस युद्ध में 2-4 डिसुम बॉक्सिंग तो महमूद शाह में भी पड़े होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह से कहा कि यदि मैं तुझे माफ कर दूं, तेरे घावों का उपचार करवा दूं, तो भविष्य में तेरा मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? तो महमूद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी को जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं तेरी हत्या करूंगा, उसके बाद में हमीर के किसी वंशज को यहाँ का बनाऊंगा राजा, और उसके बाद में बेटे तुझको भी पता है चिमना को बैठाकर मोटरसाइकिल पे और लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊंगा। इतना तो कहा तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। किसे कुचलवा दिया? महमूद शाह को। ये सारा कार्यक्रम देख रहा है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उसका एक दरबारी कवि चलता है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी, आप ये भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इसका एक दरबारी कवि चलता है और उसका नाम है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक दरबारी कवि है और नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो एक ग्रंथ लिख रहा है और उस ग्रंथ का नाम है खजाइन उल फतूह है। क्या नाम है? खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल फतूह है। इसका दूसरा नाम है तारीख ए इलाही। खजाइन उल फतूह है यह तारीख ए इलाही। और इसमें क्या लिख रहा है? इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जीवनी लिख रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की क्या लिख रहा है? ये जीवनी लिख रहा है। और ये कैसे जीवनी लिख रहा है? ये हर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में है, दूर एक चबूतरे पे बैठा हुआ है, एक पुस्तक लिख रहा है। कितने मारे गए? 5 हाथी मारे गए, लिख लिया। 5 हाथी मारे गए, 2 की टांग टूट गई, 2 के पैर टूट गया, लिख लिया। 2 के पैर टूट गए। सब कुछ लिख रहा है, खुद लड़ नहीं रहा, खुद लिख रहा है। जब ये पूरा प्रोग्राम, पूरी पिक्चर जब एंड होती है, तब एक लाइन अपने ग्रंथ में लिखता है। क्या लिखता है दोस्तों? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये लिखता है, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। ये जो अमीर खुसरो है, इसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ। अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहलवाना पसंद करता। इसे तूतिया ए हिंद कहते हैं। ये राजस्थान में खड़ी बोली का जनक माना जाता है। कौन? अमीर खुसरो। दोस्तों ये बात याद रहे कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में अभी अपन ने 3 कहावत पढ़ी है। देखो, एक तो दोहा पढ़ा, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदलन फलत गवार, तिरिया तेल हमीर हड चढ़न दूजी बार। किससे संबंधित है? हमीरदेव चौहान से संबंधित है। अच्छा, एक ये पढ़ा हमने कि ऐसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में क्या कहा है? क्या कहा है कि और दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद दुर्ग है। और ऐसा किसने कहा कि आज कुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? ऐसा अमीर खुसरो ने कहा। साथियों याद रहे, आज अपन ने पढ़ा है रणथंभौर का इतिहास। अच्छा, इतिहास में यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको और हमसे संबंधित कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।